आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम पहला देख लेते हैं भारत के आर्थिक प्रदेश। एसपी चटर्जी महोदय ने भारत को 3 मुख्य और 13 प्रमुख आर्थिक प्रदेशों में बांटा। 3 मुख्य कौन सा है? उत्तर पश्चिमी आर्थिक प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आर्थिक प्रदेश। दूसरा है उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश। तीसरा है दक्षिणी आर्थिक प्रदेश। उत्तर पश्चिमी आर्थिक प्रदेश को 5 भागों में, उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश को 3 में, दक्षिणी आर्थिक प्रदेश को 5 भागों में बांटा। इस प्रकार 13 आर्थिक प्रदेश हो जाते हैं भारत में एसपी चटर्जी के अनुसार। उत्तर पश्चिमी आर्थिक प्रदेश में पहला आता है पश्चिमी हिमालय आर्थिक प्रदेश। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर कोणधारी व शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ पर पर्यटन का विकास हुआ है। कश्मीर घाटी में चावल व केसर की खेती की जाती है। केसर क्षेत्र को पंपोर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कश्मीर घाटी का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र जिसे खाकोश कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी मैदानी आर्थिक प्रदेश, इनमें आते पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, यूपी राज्य। मुख्यतः यहाँ चावल और गन्ना का उत्पादन होता है। पश्चिमी शुष्क आर्थिक प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा और उत्तरी गुजरात। यहाँ पर चलवासी पशुचारण का कार्य, ऊन उत्पादन और तटवर्ती क्षेत्रों में देखा जाए तो जैसे नमक, पेट्रोलियम और जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है पश्चिमी मध्यवर्ती उच्च भूमि आर्थिक प्रदेश। इसमें आएगा मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये पठार आएंगे। यहाँ पर सोयाबीन की कृषि, साल व सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं और कागज उद्योग का विकास हुआ जैसे नेपा नगर में। पश्चिमी प्रायद्वीपीय अर्ध शुष्क प्रदेश, इसमें आ जाएगा अपना गुजरात क्षेत्र, जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है और सूती वस्त्र उद्योग और नमक उद्योग विशेष रूप से विकसित हुआ। उसके बाद आया दूसरा आएगा अपना उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश। इसमें पहला हो जाएगा पूर्वी हिमालय पहाड़ी आर्थिक प्रदेश। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों को भाग सम्मिलित है, सिक्किम सहित ही, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम। यहाँ पर चाय की खेती, असम वाले क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादन और इसी के साथ उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन का विकास। उसके बाद आता है उत्तर पूर्वी मैदानी आर्थिक प्रदेश। इसमें कौन सा आ जाएगा? पश्चिम बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र। यहाँ पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रहता है और चावल व जूट की खेती की जाती है। उसके बाद आ जाएगा अपना पूर्वी मध्यवर्ती उच्च भूमि आर्थिक प्रदेश। पूर्वी मध्यवर्ती उच्च भूमि आर्थिक प्रदेश, इसमें छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र वगैरह ये क्षेत्र आएंगे। यहाँ पर खनिजों का भंडार पाया जाता है। लौह इस्पात उद्योग और लाख उत्पादन यहाँ का मुख्य आर्थिक कार्य है। उसके बाद आ जाएगा अपना दक्षिणी आर्थिक प्रदेश। इसमें 2 तो तटवर्ती प्रदेश ही आ जाएंगे और 2 भाग इसके दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के हो जाएंगे और एक अपना हो जाएगा द्वीप समूह। तो देखते हैं उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार आंध्र प्रदेश, इसमें उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। यहाँ पर कपास व गन्ना की खेती की जाती है और चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग विशेष रूप से डेवलप हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा गया। दक्षिणी भाग में जैसे नीलगिरी श्रेणी में चाय की खेती, कार्डमम में इलायची, बाबा बुदन में कहवा, कॉफी का विशेष उत्पादन, सूत व धागे का उत्पादन कोयम्बटूर कर्नाटक में, और इसमें आ जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। अब आ जाएगा अपना पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश, जहाँ पर चावल की कृषि होती है, और पश्चिमी तटवर्ती मैदानी प्रदेश में चावल व नारियल की खेती। और इसके बाद आ जाएगा अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप समूह, यहाँ पर विशेष रूप से पर्यटन का विकास हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं उद्योग अवस्थिति सिद्धांत। इसमें वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत, अल्फ्रेड वेबर जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने पुस्तक लिखी 1990। उबेर डेन स्टैंडर्ड डेयर इंडस्ट्री, ये जर्मन भाषा में लिखी गई थी। 1929 में अंग्रेजी में अनुवादित फ्रेडरिक द्वारा थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योग अवस्थिति सिद्धांत पर 3 कारकों का प्रभाव रहता है। पहला अपेक्षित न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत, दूसरा है श्रम मूल्य प्रभावित न्यूनतम लागत सिद्धांत,
और तीसरा है समूहन या एकत्रीकरण प्रभावित न्यूनतम लागत सिद्धांत। तो हम देखते हैं पहला आपेक्षिक न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। ये सबसे शक्तिशाली कारक है परिवहन लागत। परिवहन लागत जो है ये सबसे शक्तिशाली कारक है। इसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक तो जैसे एक ही बाजार हो और एक ही कच्चा माल हो तो क्या स्थिति होती है। तो प्रथम स्थिति ऐसी होती है कि कच्चा माल सब जगह व्याप्त हो, मतलब सर्वव्यापी हो, तो उद्योग बाजार के समीप स्थापित होंगे। द्वितीय स्थिति क्या हो सकती है कि कच्चा माल शुद्ध हो तो भी उद्योग बाजार में और या कच्चे माल के निकट कहीं भी लगा सकते हैं। तीसरी स्थिति ये बनती है कि कच्चा माल मिश्रित हो, उसमें से मतलब माल वेस्टेज भी निकलता हो। तो मिश्रित अगर कच्चा माल है तो आपको उद्योग कच्चे माल के निकट ही लगाना, जैसे बार हासमान वाले उद्योग जैसे लो इस्पात, चीनी उद्योग आदि। तो एक बाजार एक कच्चा माल की इसमें तीन स्थिति बनती है। कच्चा माल सर्वव्यापी है तो उद्योग बाजार में स्थापित होगा। कच्चा माल शुद्ध है तो उद्योग बाजार में या कच्चे माल के समीप कहीं भी स्थापित हो जाएगा। तीसरी स्थिति मिश्रित कच्चा माल है तो उद्योग को आपको कच्चे माल के निकट ही स्थापित करना है। दूसरी स्थिति इसमें यह बनती है दो कच्चे माल हो, दो या दो से अधिक कच्चे माल हो और बाजार एक ही उपलब्ध हो। तो अगर जैसे दोनों कच्चे माल सर्वव्यापी हैं तो आपको बाजार में लाना, चाहे वो बाहर आसमान वाले हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपको बाजार में उद्योग स्थापित करना है। अगर दोनों ही माल शुद्ध हैं, मतलब शुद्ध कच्चा माल है, उतना ही वजन रहता है, तो भी बाजार में स्थापित करना है। एक शुद्ध और एक अशुद्ध है तो अशुद्ध के निकट आपको उद्योग स्थापित करना है। एक शुद्ध और एक सर्वत्र है, मतलब सब जगह व्याप्त है, आसानी से उपलब्ध है, तो बाजार में स्थापित करना है। अगर दोनों ही अशुद्ध है तो आपको समबाहु त्रिभुज वाली विधि, स्थानीयकरण त्रिभुज वाली विधि यानी अवस्थिति त्रिकोण का सहारा लेना है। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड कारक कौन सा है? श्रम मूल्य। श्रम मूल्य प्रभावित न्यूनतम लागत सिद्धांत अथवा श्रम की लागत का महत्व। सस्ता श्रम होने पर परिवहन लागत अधिक हो तो भी श्रम पर ही उद्योग स्थापित करेंगे, मतलब परिवहन लागत बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको श्रमिक जहाँ उपलब्ध होंगे वहाँ पर हम उद्योग स्थापित करेंगे अगर श्रमिक सस्ता है तो। इसका निर्धारण आइसोडोपेन द्वारा प्रति टन लागत समान परिवहन लागत या लागत लाइन के माध्यम से सम लागत रेखा के माध्यम से निर्धारण किया जाता है। आइसोटिम ये समान परिवहन लागत रेखा है। तीसरा कारक आता है अपना समूहन या एकत्रीकरण प्रभावित न्यूनतम लागत सिद्धांत। ये क्या है? तो ये समूहन या एकत्रीकरण क्या है? जैसे सारे उद्योग समूह में स्थापित हो जाए तो उससे क्या है, बहुत सारी सुविधा मिलती है। जैसे आगे हम देखते हैं कारखाने के विस्तार के कारण, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन लाभ प्राप्त हो सके। दूसरा है एक ही उद्योग के कई कारखाने एक स्थान पर स्थापित हो जाए तो भी बढ़िया रहता है। इससे क्या है कि सामान्य तकनीकी सुविधाएं और उत्पादित वस्तु की विक्रय सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। तीसरा एक कारक है विभिन्न प्रकार के उद्योग एक ही स्थान पर स्थापित होने से क्या फायदा है? तो सामूहिक सुविधाएं मिल सकती है, जैसे परिवहन के साधन वहाँ उपलब्ध हो सकते हैं। तो समूहन या एकत्रीकरण को प्रभावित करने वाली न्यूनतम लागत सिद्धांत क्या है? जैसे कारखाने का विस्तार करना है तो वहाँ पर ही हो सकता है जहाँ पर अधिक कारखाने हैं, तो जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा एक ही उद्योग के कई कारखाने एक स्थान पर स्थापित हो जाने से क्या है कि तकनीकी सुविधा मिल जाती है और उत्पादित वस्तु को विक्रय करने की सुविधा भी मिल जाती है। और विभिन्न प्रकार के उद्योग एक स्थान पर स्थापित होने के कारण उद्योगों के लिए सामूहिक सुविधाएं जैसे परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। एक अतिरिक्त चीज आपने को यहाँ जाननी है, पदार्थ सूचकांक मटेरियल इंडेक्स उत्पादित वस्तु तथा कच्चे माल के भार का अनुपात ही पदार्थ सूचकांक है। शुद्ध पदार्थ का सूचकांक 1 होता है। ये कैसे निकालते हैं? तो कच्चे माल का भार बटा उत्पादित वस्तु का भार। पदार्थ सूचकांक अगर 1 से अधिक है तो कच्चे माल के समीप उद्योग स्थापित होंगे और 1 से कम है तो दोनों के मध्य स्थापित होंगे। और 1 से कम है तो बाजार में और 1 होने पर दोनों के मध्य में। और लागत श्रम सूचकांक श्रम लागत सूचकांक उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई तैयार करने में लगने वाली औसत श्रम लागत। वेबर के अनुसार परिवहन लागत का आलेखी संबंध होता है वक्र रेखी।